हम लोग आज प्रथम क्लास के बारे में भारतीय ज्योतिष परिचय के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम भारतीय ज्योतिष को 3 भागों में बांटा गया है, जिसको हम त्रिस्कंध ज्योतिष के नाम से जानते हैं। पहला होता है सिद्धांत गणित, जिसमें ग्रहों का स्पष्टीकरण, ग्रहों का उच्च नीच का ज्ञान, सूर्य क्रांति, मध्यम विचार, ग्रहण विचार इत्यादि हम सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं, जिसको गणित पोर्शन कहते हैं। द्वितीय में हम आते हैं संहिता मुहूर्त, जिसमें भूकंप इत्यादि का वर्णन किया गया है, यज्ञ का विधान बताया गया है और यज्ञों के अनुष्ठान, ग्रहण, वर्षा ऋतु का वर्णन हम संहिता में पाते हैं। तीसरे पे आते हैं स्कंध। तीसरा जो हमारा होरा के अंतर्गत आता है वो फलित है। कुंडली में जातक के शुभाशुभ कुंडली का फलादेश हम होरा कुंडली के अंतर्गत करते हैं। होरा शब्द हमें अहो रात्रि शब्द से मिला है, जिसका आदि आलोप होने से और अंतिम का त्रा लोप होने से होरा बचता है। होरा कुंडली में प्रश्न कुंडली भी मेरा आ जाता है, जैसा प्रश्न के आधार पर हम बच्चों का एक्सप्लेन करते हैं या उसका भविष्य का कथन करते हैं। दूसरे पे हम आ जाते हैं, जैसा कुंडली का निर्माण करके शुभाशुभ वर्णन करते हैं। इसके आधार पर भारतीय मनीषियों या भारतीय ज्योतिषियों में सबसे प्रथम प्रणेता जो थे लगध मुनि जी थे, जिन्होंने भारतीय ज्योतिष को उकरा। उसके बाद भृगु संहिता के अंतर्गत आचार्य भृगु ने ज्योतिष को लिखा, जिसमें 9 टन की पुस्तक का निर्माण किया। उसमें जैसा देखा जाए संपूर्ण जातक के फलित का उपदेश या व्याख्यान किया गया है। उसके अंतर्गत वाराहमिहिर आते हैं। भास्कराचार्य भी सिद्धांत शिरोमणि लिखा है, जिसमें कहने मतलब ग्रहों का पूर्णतया स्पष्टीकरण किया है सिद्धांत के अंतर्गत। इस तरह हम जब चलते हैं तो सिद्धांत को लेकर के, सिद्धांत अगर ज्योतिष ज्ञानम चक्षु की बात किया गया है, अगर आपको ज्योतिष का ज्ञान है, बिना आँख के द्वारा ज्योतिष का ज्ञान नहीं हो सकता है, इसलिए ज्योतिष ज्ञानम चक्षु आता है। वेदांग के अंतर्गत, क्योंकि वेद को के 6 अंग हैं जिसको हम वेदांग बोलते हैं, उसमें कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष है। तो ज्योतिष की महत्व हम अपने ज्ञान के आधार पर, अर्थात अपने आँखों के द्वारा देख करके ही हम ज्योतिष का एक्सप्लेन कर पाते हैं। आँखों का महत्व इसलिए है क्योंकि आकाश मंडल में जो ग्रह स्थित हैं, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में होगा या उस नक्षत्र का आकार कैसा होगा, हम सुन करके तो बता सकते हैं, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं कर सकते हैं। ग्रहों का उच्च में गया या नीच में गया, सूर्यादि का स्पष्टीकरण हम बिना आँखों के द्वारा नहीं कर सकते हैं। इसलिए सिद्धांत का महत्व है। अगर गणित जितना अच्छा होगा, हमें ज्योतिष का ज्ञान उतना अच्छा होगा। कुंडली में जैसे जिस प्रकार भवन निर्माण करने में नींव की आवश्यकता होती है, उसी तरह ज्योतिष में इष्टकाल की आवश्यकता होती है। इष्टकाल मेरा जितना सही होगा उतना अच्छा मेरी फलित या कुंडली का हम निर्माण कर सकते हैं। अब हम बताते हैं, जैसा देखा जाए ज्योतिष में वाराहमिहिर वगैरह जैसा क्या बताए हैं। वाराहमिहिर बृहद संहिता, बृहद जातक निर्माण किताबों में बृहद जातक, इसमें जातक के कुंडली का फलादेश, और उसमें भूकंप, अंग विचार, लक्षण स्त्री पुरुष के, बारे में बताया गया है। उसके बाद इनकी दूसरी किताब आती है खट पंचाशिका, जो प्रश्न ज्योतिष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न ज्योतिष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब ज्योतिष का निर्माण हुआ था मेरा, तो उस समय राजतंत्र था। राजतंत्र होने के कारण राजा लोग प्रश्न करते थे,
युद्ध में विजय होगा कि नहीं होगा, या अमुक व्यक्ति हमें वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हम प्रश्न कुंडली के आधार पर करते हैं। प्रश्न कुंडली का इतना महत्व है, जिस जातक की कुंडली ना होने पर, जिसका कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उसकी कुंडली हम उस समय की, जिस समय व्यक्ति आता है उस समय का प्रश्न बना करके हम उस कुंडली का निर्माण करते हैं। प्रश्न कुंडली के निर्माण के आधार पर जातक का कुंडली में फलादेश करना, उसके कार्य शुभाशुभ का फलन कथन करना हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से करते हैं। इस तरह ज्योतिष को त्रिस्कंध ज्योतिष के नाम से गौण रूप से, या तीसरा जो हमारे साथ आता है वो प्रश्न कुंडली आता है। प्रश्न कुंडली के साथ साथ हम जो ज्योतिष का एक्सप्लेन करते हैं, एक होता है शकुन शास्त्र। व्यक्तियों, चिड़ियों और पशुओं के हाव भाव को देख करके यात्रा करनी है कि नहीं करना है, कौन सा शुभ है या अशुभ है। जैसे कहते हैं नेवला ने रास्ता काट दिया तो मुझे जाना है कि नहीं जाना है, तो नहीं जाना है। अगर उसमें बोला गया कि दाहिने तरफ से नेवला क्रॉस करे तो आप जा सकते हैं, बाएं तरफ से करे तो आपके साथ कुछ अवघटनाएं होंगी। लेकिन आपको ये कब देखना है, जब घर से निकलते समय अगर ऐसे केस हो जाएं, नेवला काट दिया या बिल्ली रास्ता काट दिया, प्रथम जैसे आपका एंट्रेंस निकले उसके बाद अचानक सडनली कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तो आप अपनी यात्रा को स्थगित करें या पुनः वापस आ करके कुछ खा पी करके उसके बाद जाएं, तो आपकी यात्रा पूर्ण होगी। नहीं तो नुकसानदेह होगी, रास्ते में एक्सीडेंट भी हो सकता है, या जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं उस कार्य का होना संभव है। इस तरह हम गौड़ रूप से दो चीज़ और पा गए कि प्रश्न कुंडली और शकुन शास्त्र, या प्रश्न शास्त्र या शकुन शास्त्र। तो त्रिस्कंध ज्योतिष में वही आता है कि सिद्धांत संहिता हो रहा, उसके बाद प्रश्न शास्त्र और शकुन शास्त्र। शकुन शास्त्र में आप व्यक्तियों के चेहरे को लेकर के प्रिडिक्शन किया गया है कि अगर कोई एक आंख का व्यक्ति ब्लाइंड या काना जिसकी एक नेत्रहीन होता है वो मिल जाता है, तब भी आपकी अशकुन यात्रा, या विडो महिलाएं मिल जाती हैं तब आप शकुन हो जाता है। उसके साथ साथ जैसा देखा जाए, खाली बाल्टी लेकर या खाली पात्र लेकर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उस समय भी यात्रा आपके लिए, जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य नहीं होगा। ये सब शकुन शास्त्र के हाव भाव के अनुसार कहने मतलब वो कुंडली का प्रिडिक्शन किया जाता है। इसके साथ साथ हम फिर आ जाते हैं हमारा कुंडली में। सर्वप्रथम कुंडली 12 भागों में भाव निरूपण किया गया है, जो 12 भाव कहलाता है। भाव और राशियां अलग अलग हैं। भाव या घर जिसको हम बोल देते हैं, तो सर्वप्रथम में प्रथम घर ए ही कहलाएगा, और दूसरी तरफ हम आपको राशियां लिख देते हैं। लेकिन राशियों का जो काल पुरुष, जातक के काल पुरुष का निर्माण होता है, वह प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये आपकी जातक, कोई भी जातक का या काल पुरुष की कुंडली कहलाती है, काल पुरुष। लेकिन जब हम किसी की कुंडली का गणना करते हैं, भाव की बात करेंगे या घर की बात करेंगे, तो ये प्रथम भाव होगा या घर होगा। इसी तरह द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12वां भाव। तो राशियां, अब सर्वप्रथम होता है कि राशियां जो हैं, मेष राशि, अब कोई प्रथम भाव की बात करेगा तो जिसको कुंडली नहीं आती हो तो प्रथम वो अपना ये देखेगा, उसके दिमाग में आएगा कि मेरा जहाँ एक अंक लिखा होता है उसको प्रथम भाव का निरूपण करते हैं, अर्थात वो गलत है, प्रथम राशि वो कहलाएगी, भाव नहीं कहलाएगा। इसलिए प्रथम भाव ये है। अब प्रथम भाव होता क्यों ये है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है पृथ्वी पर और आकाश के सीध में जो राशियां उदित होती हैं वही प्रथम भाव होता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जब व्यक्ति ने जन्म लिया उस समय आकाश में, आकाश का मतलब पूर्वी क्षितिज में, पूर्वी आकाश में जो राशियां उदय हो रही हैं वो जातक की लग्न होंगी, या उसी भाव को हम प्रथम भाव में रखेंगे। ये हमारा सूर्य के मूवमेंट, मतलब सूर्य राशि से ही डिपेंड होता है, चंद्र राशि से नहीं होता है।
तो हमारा सूर्य जब यहाँ होगा तो अर्थात हमें मान लेते हैं कि सूर्योदय सुबह का जन्म होता है, क्योंकि 12 भाव होते हैं और 24 घंटा होता है, तो 2-2 घंटे का एक एक भाव होता है। तो सूर्य दाहिनी तरफ चलता है और हमारे भाव का निर्माण, मतलब भावों का निर्माण हम बायां करते हैं। जैसा देखा जाए सूर्य के मूवमेंट पे प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव हम इस तरह जैसे देखा जाए इसका एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रथम भाव अर्थात जातक का रूप रंग, जिसको हम तनु भाव बोलते हैं, शारीरिक गतिविधियां, शारीरिक ढांचा, उसके शारीरिक रूप, उसकी हाइट, लंबाई, उसका काला होगा, गोरा होगा, कैसा होगा, हम प्रथम भाव से देखते हैं। द्वितीय भाव मेरा कुटुंब भाव होता है, परिवार होता है, वाणी भाव होता है, बायां आंख होता है, इसका विचार हम करते हैं। तीसरे भाव पराक्रम भाव की श्रेणी में लिया गया है। पराक्रम भाव जैसा देखा जाए तीसरे भाव को से देखते हैं हम, तो तीसरा मेरा पराक्रम भाव का होता है। चौथा जो होता है मेरा मातृ भाव होता है, सुख भाव होता है, वाहन भाव होता है। पांचवा जैसा देखा जाए पुत्र भाव होता है। छठा मेरा जैसा शत्रु भाव होता है, रोग भाव होता है। और आठवां मेरा आयु होता है। सप्तम भाव जो होता है पत्नी भाव होता है। आठवां आयु का होता है। नौवां भाग्य होता है। दसम जो होता है मेरा कैरियर, कर्म का होता है। 11th हाउस मेरा जो लाभ होता है या इच्छा की पूर्ति होती है। 12th हाउस मेरा व्यय होता है, शरीर का व्यय हुआ, धन का व्यय हुआ, रोग का नुकसान हुआ, हॉस्पिटल जाना, कुल मिला के शारीरिक कष्ट, रोग व्यय, यात्रा, विदेश यात्रा, ये सब हम 12th हाउस से देखेंगे। तो कुंडली में हम लोगों का शुरुआत तो यहीं से रहा है, जैसा प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव। लेकिन इसका महत्व भारतीय ज्योतिष में जैसा देखा जाए जो रहा है कि आप सृष्टि का निर्माण जब से हुआ है वहाँ से जैसा देखा जाए ज्योतिष का प्रचलन हुआ होगा। तो सृष्टि निर्माण के माध्यम से या सतयुग में ही हम लोग कहते हैं, तो वहाँ पे सतयुग में हमेशा ये रहा है कि व्यक्ति का बोलबाला या स्वर्ण युग था। उस समय हाइट 24-24 हाथ के लोग होते थे, ऐसा बताया गया है। जैसे राजा हरिश्चंद्र सतयुग के ही थे। सत्य ज़्यादा था, झूठ नाम मात्र का नहीं था, किंचित नाम, राम राजस्व था, स्वर्ण युग था जिसे कहे जाए सोने का युग। उसमें स्वर्ण की भूमिका जो थी 100% थी। उसके बाद सेकेंड युग में स्वर्ण की भूमिका 75% आई, 75% स्वर्ण की भूमिका आने से उसके बाद तृतीय युग जो आया, जो कृष्ण युग आया, उसमें जैसा देखा जाए स्वर्ण युग का महत्व 50 हो गया और अधर्म 75% हुआ। उसके बाद कलयुग में 25% धर्म हुआ और 75% अधर्म आ गया। तो कलयुग में शनि का युग माना गया, क्योंकि राजा परीक्षित के मुकुट से ही शनि स्वर्ण पे आया। वेश्यालय में शनि का वास हुआ, जुआ में हुआ, शराब में हुआ, 7 जगह शनि वास माना गया है। तो जो शनि का 7 जगह वास माने से तो हमारा कलयुग जो हुआ शनि प्रधान युग हुआ। शनि हमें बताता है कि आप इस समय जो कर्मा कर रहे हैं उसका फल देता है, और फल जो शरीर त्यागने के बाद जो ऊपर जाते हैं तो उस फल का भोग करने के लिए हमें यमराज दंड देते हैं, पनिशमेंट देते हैं। तो सूर्य के 2 पुत्र, 1 पुत्री हुई यम, यमी और शनि। तो शनि का मतलब सूर्य ने शनि को निर्धारित किया कि आप पृथ्वी लोक में जातक के किए हुए शुभाशुभ का फल देंगे, और वो जातक जिस तरह कथन करेगा उसका आप सजा देंगे। तो 7.5 भी व्यक्ति पे आती है। तो 7.5 का मतलब यही होता है जब जातक के स्वयं की राशि से 12वें भाव में शनि आता है तो 7.5 का निर्माण करता है, और जब स्वयं की राशि में आता है तो सेकंड 7.5 होती है। जब द्वितीय राशि में जाता है शनि की तृतीय 7.5 का प्रारंभ हो जाता है। इस तरह शनि का जैसा देखा जाए इस समय या कलयुग में शनि का प्रकोप ज़्यादा होता है, और शनि पनिशमेंट देता है, और फल भूमि जो होता है वो जा कर के मरने के बाद जो उसका सज़ा मिलती है आपके शुभाशुभ कर्मों का, वो भगवान
ये हम देते हैं। इसी तरह कुंडली में जैसा देखा जाए भारतीय ज्योतिष के अंतर्गत जो हम त्रिस्कंध में आते हैं, ये तो सामान्य परिचय रहा है, भावों का परिचय मैंने बताया, और आपका राशियों का कैसे कुंडली का निर्माण होता है, ज्योतिष में त्रिस्कंध ज्योतिष के नाम से क्यों जाना जाता है, ये आपके लिए कथन में ऐसा निर्धारित किया गया है। तो वारामिहिर हुए, आर्यभट्ट हुए, भृगु हुए, पराशर हुए, और कल्याण तारावली किताबें हैं, जातक पारिजात है, ये सारी किताबों में हमारा एक्सप्लेन किया गया है। फलदीप का भी एक किताब है जिससे देखा जाए ज्योतिष के बारे में कथन किया गया है। फिर ज्योतिष को लेकर के अनेक राजयोगाध्याय भी हैं, पंचमहापुरुष राजयोग है, बुद्धादित्य योग है, कालसर्प दोष भी अभी आधुनिक ज्योतिषाचार्यों ने लेकर के समाज में भ्रांतियां पैदा कर दी हैं, और डर और भय की आशा हर कुंडली में, क्योंकि राहु केतु के अंतर्गत ग्रह आ जाता है तो कालसर्प योग का निर्माण हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ज्योतिष का पूरा सारांश रहा है, जैसा देखा जाए ज्योतिष परिचय और ज्योतिष इतिहास, ज्योतिष में कुंडली का महत्व या भारतीय मनीषियों में कुंडली के लिए योगदान। तो इस तरह हम जैसा देखा जाए कुंडली का एक्सप्लेन करते चलेंगे, और द्वितीय भाव में आएंगे, मतलब द्वितीय चैप्टर हम लोगों का होगा कि कुंडली का निर्माण या भाव। तो एक पहला होता है लग्न का निर्धारण, लग्न निर्धारण। इसमें हमें किसी भी जातक का जन्म समय, जन्म स्थान और तीसरा हो गया जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म तिथि। तीन चीज का महत्व होता है कुंडली निर्माण में। तीन चीज का मुख्य तीन बिंदु हैं कुंडली निर्माण के। मुख्य तीन बिंदु है। तो कोई भी जातक जब जन्म लेगा पृथ्वी पर, उसके किस तारीख को जन्म लिया, ब्रह्मांड का वह कौन सा अंक रहा है और किस ग्रह के अंतर्गत आया है, वो जरूरत होगी। दूसरा का उसका कितने टाइम हुआ, समय का महत्व होगा। तीसरा उसका जन्म स्थान, जन्म स्थान का मतलब है कि सूर्योदय उस समय जहाँ पे वो पैदा हुआ है कितने टाइम हुआ, लैंगिट्यूड जैसा हम उसका अक्षांश और देशांतर का ज्ञान करते हैं। तो मुख्य रूप से किसी की कुंडली का निर्माण करते समय मुझे तीन चीज़ों की आवश्यकता होगी, तभी हम किसी की कुंडली को देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न जातक का होता है कि यदि किसी की जन्मतिथि नहीं पता है, जन्मतिथि नहीं पता है, तब उसके बारे में हम कैसे वो करेंगे। तो उस पर हमारा काम करता है प्रश्न कुंडली। जिसकी जन्मतिथि नहीं पता है तो प्रश्न कुंडली के आधार पर उसका फलित करते हैं। लेकिन इसमें प्रश्न कुंडली के महत्व को ऐसा बताया गया है कि सर्वप्रथम ज्योतिषाचार्य या ज्योतिर्विद जो है सूर्योदय के समय एक कुंडली का निर्माण करे, उस कुंडली की पूजा करे, उसके बाद उसी कुंडली को प्रश्न कुंडली के माध्यम से मान करके जितने समय जातक आता है प्रश्न पूछता है, उसी समय उस भाव को बदल करके, जैसा देखा जाए सूर्य के अनुसार कौन से लग्न में आया है तो उसी के अनुसार हम प्रश्न कथन करेंगे जिसके पास कुंडली नहीं है। तीसरा का पॉइंट आ जाता है जो हमारा कि प्रश्न तिथि और प्रश्न कुंडली के आधार पर। उसके बाद होता है जातक के किसी बच्चे की अगर जन्म तिथि है बच्चे की, तो पिता के बारे में बताया जा सकता है, पिता के बारे में बताया जा सकता है। तो और उसके बाद अच्छा ज्ञान करने के लिए तो कुंडली में 3 पीढ़ी तक बताया जा सकता है, 3 पीढ़ी तक, मातृपक्ष और पितृपक्ष, मतलब 3 पीढ़ियों का आकलन कुंडली के आधार पर किया जा सकता है। तो किसी भी जातक का जैसा देखा जाए ये कुंडली है, उसके बच्चे की है तो उसके पिता के बारे में बताया जा सकता है, उसके पिता के बारे में बताया जा सकता है।
पिता के पिता मतलब तीन, बाबा के बारे में, पिता के बारे में, स्वयं के बारे में ज्ञात किया जा सकता है। या मातृपक्ष उसके नाना नानी के बारे में भी बताया जा सकता है, नाना नानी, नानी के फादर कैसे रहे होंगे। तो इस तरह 3 पीढ़ी तक हम कुंडली में ही कुंडली निर्माण के बारे में या कुंडली इतिहास के बारे में या कुंडली परिचय के बारे में हम इस तरह जान सकते हैं। तो हमारा जैसा देखा जाए कुंडली में विश्लेषण करना या कुंडली का अध्ययन करना, तो सर्वप्रथम कुंडली का अध्ययन आप किस प्रकार करेंगे? कुंडली अध्ययन तो ग्रह आ जाता है, ग्रह होते हैं 9, राशि होती है हमारे पास 12 राशियां, नक्षत्र होते हैं 27। सर्वप्रथम इतिहास के बारे में जान लिया या कुंडली का पूरा विस्तार जान लिया, लेकिन कुंडली निर्माण शुरू कैसे किया जाएगा तो इसके बारे में हम चलते हैं कि 9 ग्रह, 9 ग्रह 9 हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, फिर उसके बाद और हो जाते हैं यूरेनस, नेपच्यून, और 12 हो जाता है प्लेटो। क्योंकि शनि की कक्षा से इन लोगों की कक्षाएं बहुत ऊपर हैं, हम लोगों पे कम प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस ग्रहों को ध्यान नहीं देते हैं, यूरेनस, नेपच्यून और प्लेटो को। लेकिन इनका महत्व तो है। प्लेटो मंगल की भांति कार्य करता है, यूरेनस जो है आपको आध्यात्मिक ग्रह होता है बृहस्पति की भांति। नेपच्यून भी जैसा देखा जाए आविष्कर्ता एक टाइप में होता है, अरुण वरुण यम भी बोल देते हैं इसको। तो पूरे आकाश मंडल को 9 ग्रहों में विभाजित कर दिया गया है। पूरे आकाश मंडल को सर्वप्रथम हम 27 नक्षत्रों में विभाजित करते हैं। 27 नक्षत्रों में विभाजित करने के बाद उसको हम 9 ग्रहों में विभाजित कर देते हैं और उन 27 नक्षत्र को 12 राशियों में विभाजित कर देते हैं और 12 राशियों को 9 ग्रहों में विभाजित करते हैं। इसके साथ साथ 9 ग्रहों में विभाजित करने के बाद हम जो ज्योतिष का 27 नक्षत्रों का सिस्टम है या 12 राशियों का सिस्टम है, उसके आकार, रूप, रंग, उसकी क्वालिटी के आधार पर के कुंडली पे प्रिडिक्शन किया जा सकता है। कुंडली को आधार मान करके उन ग्रहों की क्वालिटी को ले करके किस भाव पर क्या प्रभाव डालेंगे ग्रह, उसके महत्व को हम कुंडली के द्वारा ही देख सकते हैं। इस तरह पूर्णतः विस्तार हम ज्योतिष परिचय के आधार पर इन परिचय को देते हुए सारे ग्रहों का, कुंडली का और राशियों के बारे में हम पढ़े हैं या हमने आपको बताया है। लेकिन मैं शुरू से जैसा देखा जाए द्वितीय क्रम में हम आपको 9 ग्रह के बारे में बताते चलेंगे, उसके बाद राशि के बारे में बताएंगे, तीसरा फिर हम लोगों के कुंडली निर्माण के बारे में चलेगा, सेकंड चैप्टर।